हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके लिए एक और डिटेल्ड राइड रिव्यू लेके आ गया हूँ। और बाइक का आपने अगर वॉक अराउंड नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ये है कीवे की बेंडा V302C और आज की इस वीडियो में दूंगा अपना लास्ट 250-300 किलोमीटर का राइड एक्सपीरियंस। चलिए स्टार्ट करते हैं बाइक को और सबसे पहले आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ क्या ख़ास बात है इस बाइक के अंदर और क्यों आप इसे कंसिडर करें। तो सबसे पहले क्लियर कर दूँ, इसके अंदर आता है एक V12 इंजन जो कि लगभग 300 सीसी का है और ये सेटअप आपको इस प्राइस ब्रैकेट के डबल प्राइस में भी ऑफ़र नहीं किया जाता है इंडियन मार्केट के अंदर। प्लस जो एक क्रूज़र टाइप डिज़ाइन लैंग्वेज है, आपको एक बहुत पॉपुलर ब्रांड से सिमिलर लग रही होगी ये बाइक। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बट काफ़ी लोग समझ जाएंगे। तो यही है इसका एक मेजर पॉइंट इसे कंसिडर करने का। बाकी चलती कैसी है वो आपको शेयर करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस बाइक को और आपको देते हैं इसका डिटेल्ड रिव्यू जो मैंने एक्सपीरियंस करा अपनी राइड के दौरान। तो दोस्तों बाइक्स के बारे में जनरली मैं कम बात करता हूँ और आप लोग जानते हैं, बट एक यूनिक प्रपोजिशन की बाइक आज मेरे साथ है जिसका मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। तो क्या ख़ास बातें लगी इसकी, सबसे पहले उनकी बात नहीं करेंगे दोस्तों। बात करूँगा लाइन वाइज क्या क्या पॉइंट्स हैं और आपको सभी पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए अगर आप इस बाइक या इस प्राइस बैंड में किसी भी और बाइक को कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइस बैंड बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये बाइक लगभग 4 लाख रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट करती है, जबकि आपको कलर वेरिएशन में 10-20 हज़ार ऊपर नीचे पे करने पड़ सकते हैं, तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। बट करेंटली जो बाइक आपको इस वीडियो में दिख रही है, जो बाइक मैंने चलाई है, ये ब्लैक कलर में आपको 4 लाख एक शोरूम देखने को मिलती है। तो लगभग ऑन रोड आते आते 460 के आसपास ये बाइक आपको मिल जाती है। अब बात हो गई प्राइस की। कॉम्पिटिटर कोई डायरेक्ट राइवल इसका इंडियन मार्केट में अवेलेबल है नहीं, और जब राइवल आएंगे तब उन्हें भी चलाएंगे, उन्हें भी टेस्ट करेंगे। बट आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि ओवरऑल सब चीज़ें हैं कैसी इस बाइक के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसका हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है, पोस्चर आपका एकदम कंफर्टेबल रहता है और आपको कोई ख़ास दिक्कत परेशानी नहीं आती है जब आप इस बाइक को राइड करते हैं। हैंडल बार थोड़ा रेस्ड आपको देखने को मिलेगा। हालांकि एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से अगर बात करी जाए तो इसका की होल थोड़ा सा आगे देखने को मिल रहा है, तो वो थोड़ी सी और पोजिशनिंग हो जाती है। बट डेफिनेटली जब आप एक व्हीकल को ओन करते हैं तो ओवर द टाइम आपको ये छोटी मोटी कमियां परेशान नहीं करेंगी, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ का लेआउट सारा सही है, बट क्योंकि ये एक क्रूज़र है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक विंडशील्ड प्रोवाइड कराई जानी चाहिए थी, क्योंकि हाई स्पीड के अंदर काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट इस बाइक के अंदर मेरे को तो देखने को मिला। उसके अलावा बात करते हैं तो स्पीडोमीटर की विजिबिलिटी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है बट क्लियर रहता है। चाहे आप स्पीड देखें, चाहे आप गियर देखें, या जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं सभी चीज़ें क्लियरली आपको दिखाई देती हैं और रीडेबल रहती हैं। तो ये एक अच्छी बात है इसके बारे में। यहाँ पे कंट्रोल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कंट्रोल्स भी टिपिकल कंट्रोल्स हैं। ये आपका किल स्विच दिया गया है, ये आपका पावर ऑन बटन, हॉर्न अगर आप देखेंगे तो वापस से चलने लग गया है। अभी कुछ टाइम पहले बाइक वॉश कराई थी, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आप बाइक वॉश कराते हैं तो हो सकता है पानी जाने की वजह से कुछ टाइम के लिए आपका हॉर्न वर्क ना करे। ये वाला स्विच अगर आप देख पा रहे हो तो ये है इसका हज़ार्ड लैम्प स्विच, जो कुछ इस तरीके से काम करता, और यहाँ आती हैं इसकी सभी वार्निंग लाइट्स। उसके अलावा दोस्तों स्टॉक फॉर्मेट में अगर देखें तो इसको बार एंड मिरर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि थोड़े से साइज़ में छोटे आपको ज़रूर लगेंगे, बट ओवरऑल आदत की बात है, विजिबिलिटी आपको ये काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करा देते हैं। प्लस जहाँ विजिबिलिटी की बात आ ही रही है तो दोस्तों ये वाला एरिया हो, ये वाला एरिया हो, कोई ख़ास दिक्कत परेशानी आपको नहीं आती है और विजिबिलिटी आपको ऑल क्लियर देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों एक मेजर पॉइंट जो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ वो रहेगा विंडशील्ड का, क्योंकि दोस्तों क्रूज़र मोटरसाइकिल्स जनरली हाईवे पे यूज़ करी जाती हैं और हाईवे पे आप जनरली ट्रिपल डिजिट स्पीड ज़रूर करेंगे तो 100-120 के अराउंड विंड ब्लास्ट आपको काफ़ी ज़्यादा फील होगा, और ये एक पॉइंट टू कंसिडर है। एक्सेसरीज़ वगैरह में या आफ्टर मार्केट सपोर्ट में भी आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई विंडशील्ड आपके लिए अवेलेबल है, बट इंडिया जैसा कि आप जानते हैं हर चीज़ यहाँ पे जुगाड़ करी जा सकती है। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कीवे को कि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर विंडशील्ड का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराया जाए, जिससे विंड ब्लास्ट
थोड़ा सा कम फील हो। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों अगला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मतलब यूनिक प्रपोजिशन है, सेगमेंटेशन है। तो कहीं ना कहीं लुक्स काफ़ी अच्छी मिलती हैं बाइक को। तो अगर आप रोड पे यूनिक दिखना चाहते हैं, यूनिक रहना चाहते हैं, या फिर आप एक यंगस्टर हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो फिर ये बाइक आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं एक यूनिक सेगमेंट की बाइक या यूनिक प्रपोजिशन वाली बाइक यंग ऑडियंस ही अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ। और टिपिकल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई ओल्ड एज है या मिडिल एज है तो वो इस बाइक को चलाएगा नहीं या उसे मज़ा नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं यंगर ऑडियंस की तरफ ये बाइक ज़्यादा अपना रुझान बना सकती है। बाकी दोस्तों उसके अलावा बात करते हैं अब इंजन की। तो इंजन वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक हिंट दे दिया था, बट अब प्रॉपर डिटेल में बता देता हूँ। तो दोस्तों 300 सीसी का प्रॉपर V-twin इंजन आता है जो कि लिक्विड कूल्ड है और आपको काफ़ी अच्छी पावर देता है अगर 300 सीसी सेगमेंट के आसपास की बात करें। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कोई डायरेक्ट राइवल तो इसका है नहीं, बट 300-350 सीसी की सेगमेंट में इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं हैवी वेट बाइक है और बहुत ही ज़्यादा इंडिया में पसंद करी जाती है। नाम अगेन वहाँ पे नहीं ले रहा हूँ मैं, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पावर और पिकअप इसके अंदर आपको फील होगा। और उसके कई सारे रीज़न्स हैं दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, ये मैं जानता हूँ, बट ओवरऑल अगर बात करी जाए तो एक V-twin होना प्लस ये बेल्ट ड्राइव मैकेनिज़्म के साथ आती है, इसके अंदर कोई चेन मैकेनिज़्म नहीं है। तो इन सभी रीज़न्स की वजह से ये बाइक का पावर, पंच, पिकअप वगैरह आपको ज़्यादा बेहतर फील होगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे निभा पाएंगे, तो आपको चाहिए अच्छी ब्रेकिंग। ब्रेकिंग कैसी है इस बाइक की, तो दोस्तों ब्रेकिंग पूरी तरह से परफेक्ट है। डुअल चैनल ABS आता है, डुअल डिस्क ब्रेक्स आती हैं, आगे हो या पीछे। आगे की डिस्क है आपकी 300 mm की और रेयर डिस्क ब्रेक आपको दी गई है 240 mm की। ब्रेकिंग में एज सच कोई इशू नहीं है और ओवरऑल जिस तरह से ये पिकअप लेती है उसी तरह से ये ब्रेक करती है। तो मेरे हिसाब से आपको इस बाइक को भगाने में कोई ख़ास परेशानी नहीं आने वाली है। बट दोस्तों क्रूज़र्स जनरली आप पूछेंगे कि टॉप स्पीड कितनी आती है, तो टॉप स्पीड वगैरह ना मैं रिकमेंड करता हूँ, ना इंडियन रोड्स रिकमेंड करती हैं और ना हमें करनी चाहिए, टू व्हीलर पे तो स्पेशली दोस्तों। बाकी जैसा कि आप जानते हैं मैं 4 व्हीलर ज़्यादा रिव्यू करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो 4 व्हीलर के अंदर भी टॉप स्पीड वगैरह हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भी इसकी टॉप स्पीड टेस्ट नहीं करी है। हालांकि जो आजकल अच्छे हाईवेज़ पे परमिसिबल लिमिट है वो 120 की हो चुकी है। आप जानते हैं मैं कौन से हाईवेज़ की बात कर रहा हूँ, तो 120 तक मैंने इसे चला के देखा और वहाँ तक मेरे को कोई ख़ास इशू नहीं लगा। 6 स्पीड का गियरबॉक्स आता है इसके अंदर और छठे गियर पे अच्छा खासा क्रूज़ कर लेती है ये 90 से 100 की स्पीड पे। तो एवरेज वगैरह में भी आपको कोई ख़ास कंसर्न नहीं आएगा। हालांकि इसके राइवल्स की अगर बात करें जो बेसिकली 300 सीसी 350 सीसी के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको माइलेज थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक 350 सीसी की नॉर्मल बाइक आपको 35 के आसपास की एवरेज देती है, तो ये बाइक आपको रियल लाइफ में 30 के आसपास की एवरेज दे देगी। बट 5 की एवरेज में आपको जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस मिलेगा और परफॉर्मेंस के साथ साथ जो बात करूँ लुक एंड फील मिलेगी, आपको एक प्रपोर्शन मिलेगा और ड्राइवेबिलिटी की फील मिलेगी, तो वो सभी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ज़रूर करा देंगी अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इस बाइक की। उसके अलावा दोस्तों टैंक साइज़ वगैरह प्रोपोर्शनेट है। माइलेज मैंने आपको बता दी, 15 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और 15 लीटर लगभग 30 की माइलेज के हिसाब से अगर लगाएं तो 400 से 500 किलोमीटर ये बाइक एक फुल टैंक में जा सकती है। तो दोस्तों क्रूज़र आप समझते हैं कि हाईवे पे अगर आप 80, 90, 100 पे क्रूज़ कर रहे हैं तो आपको 400-500 किलोमीटर के लिए फ्यूल के लिए कोई स्टॉप नहीं लेना पड़ेगा। तो ये तो क्रूज़र की एक पहचान हो ही जाती है। उसके अलावा बात करें अगर सीट कंफर्ट की, तो दोस्तों राइडर के लिए तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल निकल के आती है और राइडर इजीली सिंक इन हो जाता है सीट के अंदर। और राइडर के लिए मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंफर्ट है, मेरे को वहाँ पे कोई परेशानी नहीं आई। सीट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। सस्पेंशन में एक पॉइंट है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए, उसकी बात अभी आगे करते हैं। उसके अलावा दोस्तों पिलियन सीट की अगर बात करूँ तो उसकी लेंथ मेरे को थोड़ी कम लगी। मोर ऑफ मैं बोलूँगा ऐसे सिंगल सीटर बाइक अगर आप कंसिडर करें या दिमाग में डाल के चलें तो एक बेहतर बात रहने वाली है। बाकी दोस्तों मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ तो हो सकता है इस वजह से भी सीटिंग में मेरे को लग रहा हो कि पिलियन सीट थोड़ी छोटी है, क्योंकि मेरे साथ
कोई भी पिलियन इस बाइक पे कंफर्टेबल नहीं रहा, चाहे वो एक छोटी एज का पर्सन हो या फिर वो एक बड़ी एज का पर्सन हो। बाकी दोस्तों फिज़िक टू फिज़िक काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गोप्रो वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, तो अभी भी मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ इस बाइक पे आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैनेज करना पॉसिबल है। बट दोस्तों रेगुलर डेली लाइफ में पिलियन सीट उतनी ज़्यादा पिलियन के लिए तो कंफर्टेबल डेफिनेटली नहीं रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कंफर्ट को करते हैं एनहांस। कंफर्ट को एनहांस करने काम आ जाता है सस्पेंशन सेटअप का। तो दोस्तों फ्रंट में अपसाइड डाउन सस्पेंशन सेटअप, फोक्स वगैरह सभी चीज़ें इन प्लेस दी गई हैं और 120 mm का आगे का इनका ट्रैवल है। वहाँ तक चीज़ें सॉर्टेड हैं और वहाँ कोई ख़ास दिक्कत परेशानी नहीं आती है। बट दोस्तों पीछे के जो इसके सस्पेंशन सेटअप हैं, शॉकर्स जिन्हें बोला जाता है, वहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी निराशा हाथ लगी मेरे, क्योंकि उनके अंदर ट्रैवल काफ़ी कम है। टू बी एग्जैक्ट मेरे ख्याल 40 या 45 mm का ट्रैवल है। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे को इस टाइम याद नहीं है। बट दोस्तों जैसे ही पिलियन आपके साथ बैठ जाएगा तो वो ट्रैवल आपको कम फील होने वाला है और वो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर कोई बम्प्स वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इन चीज़ों का ध्यान डेफिनेटली रखना पड़ेगा। उसके अलावा बात करते हैं पावर और टॉर्क की। तो दोस्तों वैसे तो आपने ड्राइवेबिलिटी देख ली है, बट उसके अलावा अगर बात करता हूँ मैं, तो दोस्तों नंबर्स में इसके अंदर आती है लगभग 26.5 bhp और 29.5 Nm का टॉर्क। बाकी यहाँ अगर आप देखेंगे तो दोस्तों स्मूथ रोड पे जितना अच्छा ये क्रूज़र परफॉर्म करती है, मेरे हिसाब से नॉर्मल इस सेगमेंट में, इस इंजन साइज सेगमेंट में आपको जितनी बाइक्स मिलती हैं उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करेंगी। बट दोस्तों हर सेगमेंट का अपना एक काम होता है, ये चीज़ मैं आपको गाड़ियों में भी बताता हूँ। कभी भी एक सेडान और एक SUV सेम नहीं हो सकती, ऐसे ही एक कम्यूटर बाइक, एक डेली यूज़ बाइक और एक क्रूज़र बाइक सेम नहीं हो सकती। तो अपनी यूज़ के हिसाब से चीज़ लेना आपका डिसीजन है। और मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट में एक ऐसी चीज़ लेने निकले हैं तो डेफिनेटली ब्रांड का उतना ज़्यादा नाम भले ही ना हो, बट मेरे कहने पे आप जाके एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें और एक आइडिया ज़रूर लें किस तरह की ये बाइक है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बाकी दोस्तों यूनिकनेस को उतनी ज़्यादा वेटेज पर्सनली मैं नहीं देता हूँ। हो सकता है आप में से कोई ऑडियंस में चाहता हो कि भाई मैं यूनिक दिखूँ रोड पे, तो वो प्रोपोजिशन मैंने आपको बता दिया है। मैं प्योरली जो आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ इसकी ड्राइवेबिलिटी पे, इसकी परफॉर्मेंस पे और इसकी ओवरऑल डायनामिक्स पे। बाकी दोस्तों लुक्स एक एडिशनल मैटर या सब्जेक्टिव मैटर मैं बोलूँगा कि आपको यूनिक रहना है या आपको कॉमन ट्रेंड के साथ जाना है, वो आपकी प्योरली एक कॉल रह सकती है। उसके अलावा दोस्तों बात करने को जो रह गया वो है टायर्स। तो दोस्तों टायर काफ़ी अच्छी ग्रिप वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और टायर्स भी आपको थोड़े फैटर साइड पे देखने को मिलेंगे। रेयर सेक्शन 150 का है और आगे के 120 सेक्शन के टायर्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही अगर बात करी जाए तो दोस्तों ये हैंडल, सीटिंग पोजीशन वगैरह तो आपको परेशान नहीं करती। अब आ जाते हैं लाइटिंग सेटअप की तरफ, क्योंकि आपको अपना कोई भी व्हीकल किसी भी टाइम यूज़ करना पड़ सकता है और ये बाइक आपको लो बीम के लिए प्रोवाइड कराती है प्रोजेक्टर LED सेटअप, वहीं हाई बीम के लिए प्रोवाइड कराती है अपना रिफ्लेक्टर LED सेटअप। तो वहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और वहाँ पे भी कोई ख़ास परेशानी आपको नहीं लगने वाली है। उसके अलावा ये जो हज़ार्ड लैम्प का बटन दिया गया ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि हज़ार्ड लैम्प्स का यूज़ हमें नॉर्मली नहीं करना चाहिए, बट मैंने जितना नोट करा संडे राइड्स पे जितने भी लोग जाते हैं वो फ्लैशर्स वगैरह आफ्टर मार्केट लगवाते हैं अपनी बाइक्स के अंदर, या फिर एक ग्रुप में चलना चाहते हैं तो फ्लैशर जला के साथ चलते हैं और अपने ग्रुप को कैच करते रहते हैं। उनका भी यूज़, बाइकर्स का यूज़ बाइकर्स ही समझ पाएंगे, बाइकर्स ही जान पाएंगे। बट ओवरऑल अगर बताऊं तो एटलीस्ट आपको इसमें आफ्टर मार्केट चीज़ नहीं करानी पड़ रही है। और बात करते हैं सर्विस सपोर्ट वगैरह की, तो ये बेनेली के ही शोरूम से सेल होती है और बेनेली के ही सर्विस सेंटर्स में आपको सर्विस कराने का मौका मिल जाता है। तो वहाँ पे भी आई वोंट से कि कीवे को आप कंसिडर ना करें, क्योंकि बेनेली काफ़ी पुराने टाइम से बाइक्स बना रहा है और इंडियन मार्केट में भी काफ़ी अच्छे टाइम से प्रेजेंट है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करी जाए तो आपको एक बार पिकअप दिखा देता हूँ। 5th गियर है, लगभग 48-50 की स्पीड है। तो आप देखेंगे तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा अगर ऑडियो में आपको थोड़ा सा इशू आ रहा हो, क्योंकि हाई स्पीड में आप जानते हैं बाइक पे उतना क्लियर ऑडियो नहीं देखने को मिलता। अब आप देखेंगे वही 5वां गियर और
स्पीड आ चुकी है 50 कम, 30 के आसपास की स्पीड थी, बट क्योंकि इसके अंदर लो एंड टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है तो आपको एज सच कोई परेशानी नहीं आएगी इस बाइक को राइड करने में। बाकी दोस्तों रिलैक्स पोजीशन रहती है और लॉन्ग क्रूजिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी आने वाली है। सीट हाइट है इसकी लगभग 680 mm के आसपास, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए भी काफ़ी परफेक्ट है ये बात। और एक और पॉइंट हाईलाइट करने वाला, ग्राउंड क्लियरेंस। हालांकि दोस्तों मैंने सेगमेंट के हिसाब से आपको बता दिया, डेली यूज़ बाइक ये थोड़ी सी आपको हो सकता है कम सूटेबल लगे। यंग ऑडियंस के लिए उतनी बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों यंग ऑडियंस लुक्स के ऊपर हर चीज़ सैक्रिफाइस करने को तैयार होती है। बट एक कॉमन पर्सन की अगर मैं बात करूं तो डेली यूज़ वाली बाइक में 158 mm की ग्राउंड क्लियरेंस हो सकता है आपको थोड़ी कम लगे। हालांकि दोस्तों अगर दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करूं तो दिल्ली में काफ़ी लोग बाइक्स को स्पीड ब्रेकर पे डेली ऊपर चढ़ाना उतारना वगैरह करते हैं ट्रैफिक को चॉप ऑफ करने के लिए, तो वो चीज़ इस बाइक के साथ आपको हो सकता है एक परेशानी बन जाए, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस स्पीड ब्रेकर्स वगैरह के लिए तो ठीक है, बट अगर आपको इन सब पे चढ़ानी है और ट्रैफिक को कट करना है, ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है, तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड क्लियरेंस ऑन पेपर भी कम है और रियल लाइफ में भी कम है। बाकी दोस्तों वेट की बात कर लेते हैं, बाइक के अंदर कितना वेट फील होता है। तो दोस्तों 167 kg का वेट है ऑफिशियल जो बताया गया हमें, और ओवरऑल वेट वगैरह आपको कोई बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है और आपको एज सच कोई परेशानी नहीं लगेगी जहाँ तक इस बाइक के वेट की बात है। बाकी फुट रेस्ट वगैरह की पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है, चाहे वो फ्रंट पैसेंजर के लिए हो चाहे वो रेयर पैसेंजर के लिए हो, और लिक्विड कूल्ड ये बाइक है और इसके अंदर आता है एक रेडिएटर। अब दोस्तों आपको जानकर हैरानी लगेगी कि 300 सीसी बाइक के अंदर एक तो V12 इंजन प्रोवाइड करा दिया, साथ में लिक्विड कूल्ड है और रेडिएटर भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, जो बात है वो सब आपके सामने है। और अब आ जाती है इसकी नेगेटिव की बात। तो दोस्तों ये बाइक कहीं ना कहीं हीट थोड़ा बहुत ज़रूर करती है, जो कि अदर 300, 350, 400 सीसी की बाइक्स इतना ज़्यादा हीट नहीं करती हैं। अब दोस्तों ये हो सकता है ज़्यादा पावर आउटपुट की वजह से हो, कंप्रेशन रेशियो की वजह से हो, या ओवरऑल इस बाइक के इंजन लेआउट की वजह से हो, बट जो भी है दोस्तों बात सारी आपके सामने है। हीटिंग इशू उतना ज़्यादा नहीं है जितना आपको एक 650 या और हैवी इंजन में मिलेगा, बट हाँ जनरली 300, 350 सीसी की बाइक में हीटिंग इशू उतना ज़्यादा कॉमनली आपने सुना नहीं होगा। इस बाइक के अंदर मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट्स वगैरह पहन के आपको हीटिंग काफ़ी फील होगी, और ट्विन सिलेंडर बाइक है तो बेंड पाइप वगैरह से भी आपको डेफिनेटली बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन सब शॉर्ट्स वगैरह में चांसेस हैं कि आप टच कर जाएं बेंड पाइप को अपने पैर से, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी राइडिंग वगैरह जब आप लॉन्ग राइड करें या संडे राइड्स वगैरह करें तो प्रॉपर राइडिंग गियर्स होने चाहिए। मैं तो यहाँ पे आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आई ये बाइक। डेली ड्राइव के हिसाब से बात करें या एक शौक वाली बाइक के हिसाब से बात करें, बजट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे 4.5-5 लाख रुपए की बाइक ऑन रोड पड़ती है, तो मैं कैसे कह रहा हूँ बजट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्तों शौक की कोई कीमत नहीं होती, और सेम चीज़ इस बाइक के साथ भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। ओवरऑल मेरे को किसी भी एस्पेक्ट में ऐसा नहीं लगा कि हाँ बाइक बहुत ख़राब है। हाँ एक चीज़ का मेंशन यहाँ पे और करना चाहूँगा, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। अब दोस्तों एक नई ब्रांड है जिस पर ट्रस्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहाँ पे हमें डाउट है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स वगैरह कैसी है। तो दोस्तों क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स मेरे को एट पार या काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे और ज़्यादा बेटरमेंट हो सकती थी। वो क्या चीज़ें हैं एक बार रोक के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आप देखेंगे मैंने न्यूट्रल पे डाल दी है, और लेफ़्ट में एक बार रोक लेते हैं, हज़ार्ड लैम्प जला लेते हैं। हालांकि डे टाइम में इतनी खुली रोड पे कोई ख़ास ज़रूरत वगैरह नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे क्या चीज़ मेरे को क्वालिटी में उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी। तो एक तो ये मिरर्स, यहाँ अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर्स वगैरह उतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। दूसरा दोस्तों ये इसकी चाबी। अब ये हो सकता है कि ये पर्टिकुलरली एक मीडिया बाइक है, इस वजह से इसकी चाबी की क्वालिटी ऐसी हो। दोस्तों एक फ्लिप की दी गई है जो कि अभी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। ये चीज़ डेफिनेटली ठीक करी जा सकती है, बट मीडिया बाइक को हम एक एज दे सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। उसके अलावा दोस्तों अर्गोनॉमिकली आपको बता रहा था, और जिस रेडिएटर की मैं बात कर रहा था, शायद आपको अभी रेडिएटर की आवाज़ आ पा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा इसका रेडिएटर प्लेस्ड है, और इस टाइम
जितना आपको इसका रिव्यू दिया है उतने में ही ये बाइक हल्की फुल्की हीट हो चुकी है। अब मैंने लगाया स्टैंड, यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप स्टैंड लगाते हैं, बाइक को टिल्ट करते हैं, तो यहाँ से एक इसका बेंड पाइप जा रहा है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा नेगेटिव लगी और मैं अपना पैर ऑलरेडी थोड़ा बहुत जला चुका हूँ। उतना ज़्यादा बाइकिंग में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस बेंड पाइप से आपको डेफिनेटली ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगाइए, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।